हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक बड़ी कामयाबी, पालघर स्थित MT5 का 1.48 किलोमीटर लंबा ब्रेक थ्रू पूरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश में क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के नए मानक स्थापित। NIA ने 2023 के बेंगलुरु जेल रेडिकलाइजेशन मामले में लश्कर से जुड़े 3 और आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। हथियार और डिजिटल उपकरण जुटाकर देश के खिलाफ साजिश रचने का है आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं रुक रहा हिंसा का दौर। शरीयतपुर जिले में भीड़ ने हिंदू व्यापारी को किया आग के हवाले। अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने यूनुस सरकार पर उठाए सवाल। महंगाई की आग में जल रहा ईरान, सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत, बेकाबू होते हालात। और नीदरलैंड के सॉट मारी ने एक बार फिर बने भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच। उनके पिछले कार्यकाल में भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में हासिल किया था ऐतिहासिक चौथा स्थान। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेलवे ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज रेल भवन से पालघर में आयोजित हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में एक और बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। 27.4 किलोमीटर सुरंग निर्माण में से 21 किलोमीटर भूमिगत और 6.4 किलोमीटर सतही सुरंग का काम जारी है। महाराष्ट्र में कुल 7 पर्वतीय सुरंगों में पालघर स्थित MT5 का 1.48 किलोमीटर लंबा ब्रेक थ्रू पूरा हुआ है, जो इस श्रृंखला की सबसे लंबी सुरंग है। इससे पहले थाने BKC के बीच लगभग 5 किलोमीटर की पहली भूमिगत सुरंग सितंबर 2025 में पूरी हुई थी। अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माउंटेन टनल 5 के ब्रेक थ्रू को बड़ी उपलब्धि बताया। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। रेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमेशा ही क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के नए मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा, बुलेट ट्रेन मध्यम वर्ग की सवारी बनेगी। हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और अब आपको बताते हैं MT5 सुरंग की विशेषताएं, क्यों इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और क्यों इसे एक बुलेट ट्रेन में जो मध्यम वर्ग की सवारी कही जा रही है एक बड़ा माइलस्टोन कहा जा रहा है। अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है यही विशेषताएं हम आपको बताएंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में निर्मित ये पहली पर्वतीय सुरंग है और ये पहली पर्वतीय सुरंग है, अपने आप में बेहद ये अहम हो जाता है। इसके साथ ही पर्वतीय सुरंग होने के साथ साथ ये ज़िले की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। पहली पर्वतीय सुरंग और ज़िले की सबसे लंबी सुरंगों में से एक इसे बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। और बता दें कि पालघर ज़िले की सबसे लंबी सुरंगों में से ये एक सुरंग है, एक बड़ा माइलस्टोन है।
सुरंग के दोनों सिरों से खुदाई का काम केवल 18 महीनों में पूरा हुआ, तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से काम जो है तेज़ गति से चल रहा है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करते हैं, क्योंकि जब हम काम के समय की बात करते हैं तो ये भी बताना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 1480 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। MT5 सुरंग की ये विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं और इसकी खुदाई के लिए 18 महीनों में ये काम पूरा हो गया था। अत्याधुनिक ड्रिल और ब्लास्ट विधि का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि ड्रिल और ब्लास्ट विधि के फ़ायदे क्या हैं, क्यों इस विधि का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ड्रिल और ब्लास्ट विधि की, तो खुदाई के दौरान ज़मीन की गतिविधियों की वास्तविक समय में जो निगरानी है वो इसमें की गई है। और ये जो निगरानी है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वास्तविक स्तर स्थितियों के आधार पर सहायक प्रणालियों का इसमें उपयोग किया जाता है। और ये उपयोग इसलिए होता है कि जो तमाम तरह की सावधानियां हैं वो बरती जा सकें। शॉर्टकट, रॉक बोल्ट और लेटिस गर्डर जैसी सक्षम प्रणालियां इसमें इस्तेमाल की गई हैं, जो तकनीक का अत्याधुनिक प्रदर्शन अपने आप में इसे कहा जा सकता है, जिससे कि किसी भी तरह की जो चूक की गुंजाइश है वो ना रहे और रियल टाइम मॉनिटरिंग इससे संभव हो पाए। सुरंग निर्माण गतिविधियों के दौरान वेंटिलेशन, अग्नि सुरक्षा, प्रवेश और निकास की सावधानी बनी रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये होता है पर्वतीय क्षेत्रों की। अगर हम बात करते हैं और जिस क्षेत्र में ये बनाई गई है उस क्षेत्र की सबसे लंबी सुरंग ये बताया जा रहा है, तो तमाम तरह का जो वेंटिलेशन है, अग्नि सुरक्षा है और प्रवेश और जो निकास की सावधानी है उसका पूरा ध्यान इसमें आधुनिक प्रणाली के तहत रखा गया है। तो ये भी अपने आप में इसको काफ़ी अहम बना देता है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कितने आगे बढ़ रहे हैं ये भी दिखाता है। अब हम आपको बताते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 2 घंटे 7 मिनट रह जाएगा। जी हाँ, मुंबई और अहमदाबाद की जो दूरी है वो 2 घंटे 7 मिनट के अंदर सिमट कर रह जाएगी। साथ ही ये व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र की अर्थव्यवस्था है उनको ये जोड़ेगी, उनको एकीकृत करेगी। तो अपने आप में इसको लेकर जो आर्थिक रूप से हम कहते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण ये एक गति देती हुई दिखाई देती है। साथ ही जो एकल आर्थिक गलियारे हैं उनसे आनंद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी और मुंबई जो हैं वो जुड़ जाएंगे। जिस तरह से हम एक एकल केंद्र की बात कर रहे हैं तो तमाम ये 12 तरह के क्षेत्र हैं जो उसमें जुड़ेंगे। साथ ही इसमें एकीकृत बाजार बनेंगे और औद्योगिक विकास में तेज़ी आएगी, क्योंकि ये तमाम क्षेत्र जिनकी हमने बात कही है ये औद्योगिक केंद्रों के रूप में माने जाते हैं और ये जुड़ेंगे, इनसे एक एकीकृत आर्थिक गलियारा बनेगा। तो व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी तेज़ी आएगी। साथ ही ज्ञान का आदान प्रदान और आर्थिक एकीकरण जो है वो सुगम होगा। जिस तरह से हम लगातार बताते हैं कि जो आपस में वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उनमें तो तेज़ी आएगी ही, उससे संबंधित जो तमाम तरह की जानकारियां हैं वो भी हासिल की जा सकेंगी बहुत आसानी से। साथ ही उच्च उत्पादकता और व्यापार विस्तार की तर्ज पर ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन इससे काफ़ी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब वाणिज्यिक वस्तुएं हैं, कच्चा माल है, वो तेज़ी से पहुंचेगा और व्यापार में विस्तार की जो संभावनाएं हैं, क्योंकि एकीकृत एक गलियारे की बात कही जा रही है तो उसमें भी विस्तार होगा। और जो आर्थिक लाभ की हम बात कर रहे हैं, जो प्रारंभिक निवेश है उसमें जो उसका परिणाम आएगा वो इससे कहीं ज़्यादा आएगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ये जो तमाम 12 क्षेत्र आर्थिक गलियारे के रूप में बनेंगे इनमें काफ़ी तेज़ी आएगी। इनसे जुड़े जो वाणिज्य के क्षेत्र हैं, जो वाणिज्य के केंद्र हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और हम लगातार बता रहे हैं कि आर्थिक लाभ का जो निवेश होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, उससे कहीं अधिक फ़ायदा इसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से ये एक बड़ा माइलस्टोन जो है MT5 सुरंग जो है ये कही जा रही है और इससे जो समय है वो तो बचेगा ही और तमाम जो आर्थिक क्षेत्र जुड़ेंगे वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो समय की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से और इसके साथ साथ जो अर्थ व्यापार है उसकी दृष्टि से ये काफ़ी अहम हो जाती है। हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। निशांत, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये बुलेट ट्रेन मध्य वर्ग की जो सवारी है वो तो है ही, इसके साथ ही ये तमाम आर्थिक गलियारे को एकीकृत करेगी और व्यापार, वाणिज्य और अर्थ जगत में भी बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। देखिए, बिल्कुल बुलेट ट्रेन
जब से शुरू होगी और उसके बाद से बात की जाए तो मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, वापी, ये तमाम जो ज़िले हैं इनमें हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से बड़ा आर्थिक बदलाव आता है। इसका उदाहरण अगर जापान से देखा जाए, जापान में जब बुलेट ट्रेन शुरू हुई तो टोक्यो से लेकर जिन तमाम शहरों तक वो गई, वहाँ पर आर्थिक विकास की एक बड़ी स्तर पर वृद्धि देखी गई। और मुंबई से लेकर अहमदाबाद की बात करें, सूरत की बात करें, पहले से ये मजबूत व्यापारिक केंद्र हैं और ऐसे में जब यहाँ बुलेट ट्रेन जो अभी का रास्ता है लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं, जब इसको 2 घंटे में लाया जाएगा तो व्यापार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जो है ये पूरी तरीके से कॉरिडोर बनता हुआ नजर आएगा। साथ में व्यापारिक के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है जब बुलेट ट्रेन चलेगी, चूंकि पॉल्यूशन को लेकर एक बड़ी चिंता हमेशा से जाहिर की जा रही है, तो एक तरीके से जो कार्बन उत्सर्जन है लगभग 90% की उसमें कमी देखने को मिलेगी। जो अन्य अगर किसी और ट्रांसपोर्ट के माध्यम का हम इस्तेमाल करें, अगर बाय रोड जाएं तो कम से कम 90% की कार्बन की जो कटौती है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जा सकती है तो लोगों का समय बचेगा और जब समय बचता है और जो आज का समय है, टाइम इज मनी एक बात कही जाती है, और ऐसे में जब बहुत कम समय में कोई भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज रेल मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो बुलेट ट्रेन है ये मध्यम वर्ग की सवारी बनेगी, तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो किराया है इस तरीके से रखा जाएगा कि मध्यम वर्ग उसको आसानी से अफोर्ड कर सके। और अगर मध्यम वर्ग को इस तरीके की सहूलियत मिलेगी कि वो सूरत से लेकर मुंबई जो है मात्र 2 घंटे की समय में पहुंच सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से इसमें व्यापार से लेकर नौकरी से लेकर तमाम चीजों में बड़ा बदलाव आएगा। और अभी की अगर बात की जाए तो बुलेट ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है चल रहा है, इसमें चाहे तमाम जो तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है या तमाम जो साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैक्सिमम जो है वो मेक इन इंडिया है और कई सारी ऐसी तकनीक हैं जो कि जापान भी देख रहा है और जापान के को भी एक्सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बुलेट ट्रेन जो भारत की विकास को गति देगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट कहा है, जो रेल मंत्री ने खुद बताया कि जब हम नए तरीके का काम कर रहे हैं तो नई तकनीकों पर गौर करना होगा, नई तरीके से काम को करना होगा और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आने वाले समय में और ज्यादा मदद करेंगे। इसके साथ जब उनसे पूछा गया कि आगे भविष्य में क्या योजना है, तो उन्होंने कहा वेस्ट के बाद ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और सभी जगह इस तरीके से धीरे धीरे करके भारत में बुलेट ट्रेन का तोहफा दिया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि बढ़ते भारत, खासकर विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 का संकल्प है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये बुलेट ट्रेन निभाने वाली है। बिल्कुल, विजय कुमार दत्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एडिशनल मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से बुलेट ट्रेन एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है देश को रेलवे का, किस तरह से इसे बताएंगे कि जो MT5 सुरंग है जो 18 महीनों में पूरी हुई है, एक बड़ा इसका माइलस्टोन भी है, ये तकनीक को भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि जो संकल्प से सिद्धि का काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो मोदी जी ने भारत 2047 की परिकल्पना की है, जिसमें हर कदम आएगा 2026 में क्या आएगा, 28 में क्या आएगा, 30 में क्या आएगा, उस कदम में बुलेट ट्रेन की प्रगति एक बहुत महत्वपूर्ण कदम। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो टारगेट है हम उसको एडवांस करते जा रहे हैं। और दूसरी चीज, जब बुलेट ट्रेन कंसीव हुई थी 2018 में, तब से आज तक प्रगति ये है कि अब ये पूर्णतः भारतीय होने जा रही है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो आप देख रहे हैं, ये 340 में बनाया है, विश्व का सब सर्वोत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर है इस प्रकार के प्रोजेक्ट में। लेकिन जो हम इस पर ट्रेन चलाने जा रहे हैं वो पूर्णतः भारतीय होगी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। जब हम हाई स्पीड की बात करते हैं तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक से हाई स्पीड होती है। अब हम किस प्रकार से जापान की ट्रेन ना चलाएं, भारत की ट्रेन चलाएं, इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। आपने देखा होगा अभी वंदे भारत की ट्रायल हुई है 180 किलोमीटर प्रति घंटा पे, जहाँ पे पानी का गिलास छलकता नहीं है। इस प्रकार का अनुभव बुलेट ट्रेन में होता है, वही होता है। अब स्पीड को किस प्रकार से बनाएं कि भारतीय जो रोलिंग स्टॉक बना है बुलेट ट्रेन का, वो स्पीड को प्राप्त करे, उस दिशा में काफी प्रगति है। और ये जो टनल है, टनलिंग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी है और बुलेट ट्रेन के लिए यहाँ पे
340 की गति पे ट्रेन जाएगी, इसमें विंड फोर्सेस होंगे, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होंगे जो नॉर्मल टनलिंग में नहीं होते। उस दिशा में टनलिंग को डिजाइन करना, बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसमें जिस सुरंग से ये पास हो रही है, एक बहुत ही बड़ा जटिल कार्य है और जब हम ऐसे जटिल कार्य करते हैं तो मुश्किल काम और आसान हो जाता है। तो इसमें भारतीय इंजीनियर्स का जो योगदान है, वो देश को बहुत आत्मनिर्भर बनाने में, जिसको कहते हैं नो वाई के, नो हाउ तो हम करते हैं, नो वाई के दिशा में ले जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। विजय जी, ये भी समझना चाहेंगे जिस तरह से टेक्निकल अपग्रेडेशन की आप बात कर रहे हैं, तो देश की तकनीकी क्षमता इससे किस तरह से दिखाई देती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र पालघर जो है उसकी सबसे लंबी सुरंगों में से ये एक है और जो समय सीमा है वो भी इसकी 18 महीने में जिस तरह से ये पूरी की गई है, ड्रिल और ब्लास्ट विधि का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो टेक्निक है ये किस तरह से होती है और तकनीकी क्षमता किस तरह से दिखाती है कि लगातार इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, टनलिंग में एक चीज डेवलप हो रही है, इंडियन टनलिंग सिस्टम। अभी तक ऑस्ट्रिया को माना जाता था कि ऑस्ट्रिया विश्व में सबसे आगे है टनलिंग में और उनके एक्सपर्ट से, लेकिन अब जो इंडियन टनलिंग सिस्टम आ रहा है, यहाँ तो काफी रॉक है, लेकिन देखिए जो हिमालय पर्वत है ये तो बालू का ढेर है, क्योंकि जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है ये समुद्र तल था, जबकि एक चट्टान दूसरे से टकरा ही हो गया। और अभी भी जो सबसे बालूनुमा पर्वत है वो हिमालय पर्वत। इसमें टनलिंग करना बहुत ही जोखिम का काम है। टनल होती है, अंदर से कोलैप्स हो जाती है। तो इसको करने के लिए जो नई टेक्निक्स डेवलप की है भारत ने, जिसको कहते हैं इंडियन टनलिंग टेक्निक, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता निशांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरह से विजय जी बता रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन टनलिंग थी वो जो है सबसे अच्छी कही जाती थी, लेकिन अब जो भारत की तकनीक है उस पर भी विश्व भर की निगाहें हैं। लगातार इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो रियल टाइम मॉनिटरिंग इस टनल को हम बता रहे हैं इसकी की गई है, चाहे वेंटिलेशन की बात हो, चाहे अग्नि सुरक्षा की बात हो, चाहे निकास की बात हो। इसको किस तरह से बताना चाहेंगे, ये अपने आप में कितना अहम है? देखिए, बिल्कुल भारतीय रेलवे जिस तरीके से इतिहास रच रही है, खासकर अगर टनलिंग की बात करें, और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से काम किया गया टनलिंग को लेकर, और अब एक बार फिर अगर बात करें जो कटरा से कश्मीर लाइन जाती है वहां पर कई सारी टनल बनाई गई और वंदे भारत की जब शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और वहां पर देखा है कि किस तरीके से स्मूथली काम हुआ और सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे हाइट पर जो ब्रिज है रेलवे ने उसमें इतिहास भी रचा। कुछ इसी तरीके का इतिहास इस बुलेट ट्रेन परियोजना में भी देखने को मिल रहा है। लगभग 60 टनल हैं जो कि महाराष्ट्र में हैं, एक टनल जो है वो गुजरात में है, और इन 60 टनलों में आज टनल नंबर MT5 माउंटेन टनल 5 का हमने देखा किस तरीके से जो है ब्रेक थ्रू किया गया। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे और तमाम जो सेफ्टी फीचर्स है उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया, वेंटिलेशन का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया, और लगभग 1.5 किलोमीटर की ये टनल है और इस टनल का एक तरीके से कह लें तो अब ठाणे से लेकर गुजरात तक पूरी तरीके से ये रूट जो है वो क्लियर हो गया है। हालांकि ठाणे से मुंबई तक अभी टनल में काम चल रहा है और ये कहा जा सकता है कि भविष्य में जिस तरीके से तेजी से काम हो रहा है और जो ये लक्ष्य लिया गया है कि अगले साल तक बुलेट ट्रेन जो है 2027 तक चलाई जाएगी, उम्मीद की जा सकती है काम की जो रफ्तार है बहुत तेजी से हो रही है और भारतीयों को पहली बुलेट ट्रेन का जो तोहफा खुद कल रेल मंत्री ने कहा था ये मिल जाएगा। और ऐसे में तमाम तकनीकों का मैंने पहले भी कहा कि काफी ध्यान रखा गया और इस तरीके की तकनीक जो कि दुनिया भी देख रही है कि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना को मजबूती के साथ धरातल पर उतारने के लिए किन नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर तरीके के चाहे जो हम कहें तो जो इसके पुलों का निर्माण हो रहा है, ट्रैफिक कहीं अवरुद्ध ना हो उसको लेकर भी जो है पिलर जो तमाम चीजें उनका ध्यान रखा गया है। और ये कहा जा सकता है कि भविष्य में ये बुलेट ट्रेन दुनिया के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और भारत के साथ तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बाकी हमारी परियोजनाएं शुरू होंगी बुलेट ट्रेन की उसमें हमें इसकी काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल, और इसमें जो कुछ शब्द टेक्निकल शब्द आए हैं वो भी आपसे समझना चाहेंगे, जैसे रॉक बोल्ट है, शॉर्टकट है, क्योंकि टनलिंग का जब हम काम देखते हैं तो उसमें सुरक्षा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
जी बिल्कुल, अगर बात सुरक्षा भी करें है। तो तमाम जो जी निशांत। जी, सुरक्षा अगर भी बात की जाए तो सुरक्षा सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, किस तरीके से जो है सुरक्षा मेजर्स अपनाए जाएं, क्योंकि हमने देखा था उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा होने से बचा था, उसको ध्यान में रखते हुए अब पूरे देश में जहां इस तरीके का काम टनल को लेकर चल रहा है पूरी सतर्कता के साथ किया जा रहा है। सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स देखा जाता है, फिर उसके बाद वहां पर आग लगने की क्या संभावनाएं हैं, उससे किस तरीके से बचा जा सके, और तीसरा अगर कहें तो उसमें टनल में वेंटिलेशन कैसा है, खासकर जब अंदर जाकर काम हो। और अगर आज की भी बात की जाए तो जब टनल में ब्रेक थ्रू किया गया था तो भी सारे मेजर्स को ध्यान में रखा गया था, और खुद जो रेल मंत्री हैं इसको बहुत ही करीब से देख रहे थे। और इसके बाद जब ब्रेक थ्रू होता है तो उसके बाद हमने देखा कि माहौल काफी अच्छा था, भारत माता की जय के नारे लगाए गए थे और सभी लोगों ने मिलकर एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है बुलेट ट्रेन परियोजना में जो आज टनल का ब्रेक थ्रू है MT5 का। जी विजय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, सुरंग में बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। वेंटिलेशन, अगर आग लग जाए तो कैसे उस पर काबू पाना है। और वेंटिलेशन भी देखिए, दो तरफ का वेंटिलेशन होता है, एक अलोंग द ट्रेन, एक बैकवर्ड ऑफ द ट्रेन। तो जो इसके लिए ब्लोअर्स लगाए जाते हैं, हाई कैपेसिटी ब्लोअर्स लगाए जाते हैं, उसकी लोकेशन क्या होगी और उसके बाद डायरेक्शन क्या होगी और सेंसर्स क्या होंगे, जो कि बताएंगे कि इस समय इस क्षण पे इतनी आवश्यकता है एयर डिलीवरी की और उसके हिसाब। इसके अलावा एक चीज और बता दें, एक साथ में एक रेस्क्यू टनल भी होती है। अगर मान लीजिए गाड़ी किसी प्रकार से रुक जाए तो कैसे पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया जाए, सेफ्टी से किया जाए। तो ये सब फीचर्स जो लगाए गए हैं, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस देते हैं कि इतने हाई स्पीड पर हमारा जो भी ट्रांसपोर्ट चलेगा वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा और संरक्षित होगा, सेफ्टी भी होगी और सिक्योरिटी भी। बिल्कुल सुरक्षित है और तकनीक की दृष्टि से अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो ये भारत का एक अनुपम मॉडल जो है वो पेश करती है और अपने आप में ही आर्थिक दृष्टि से देखें बेहद महत्वपूर्ण है और देशवासियों को एक बड़ी सौगात तो है ही। विजय जी आपका बहुत शुक्रिया, निशांत आपका भी बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वदेशी है, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की पुष्टि भी करती है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विजय जी और निशांत राय। और सीधे हम आपको ले चलते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। Rank 11 to 4 now, when we move on to 3 and then 2, then finally to rank 1. The entire value addition to our economy is going to be from the sectors which were being explored, but not to the fullest extent. And the fullest extent of exploration will happen through technology means, through scientific. B, through sectors which were hardly explored or almost unexplored, like the ocean, the Himalayas, the space. And therefore, these are now the, I think, areas that we are keenly looking forward to. And if we succeed, we may not even have to wait for 2047. Now, as far as the 4 presentations made over here, I would not be repetitive and go through all this, but some of the important features, because having closely worked with media and also partly in media, at the end of the day, I sometimes find one of the news friends asking, कि साहब ये सब तो हो गया लेकिन खबर क्या है? मतलब ये कि मैं तो कॉपी चढ़ा दूंगा, ऊपर ये चढ़ा दूंगी तो एडिटर उसको फेंक देगा, सो बताइए इसमें से खबर क्या है? So just for the benefit of the friends in the room, Khabar from the point of view of the Department of Science and Technologies, I think is the first time ever that any government has come forward with an initiative to support the private sector. You've heard of the private sector being asked to donate to government. Here the government is donating a fund to accelerate the private sector participation, which is the Research Development Innovation Fund of rupees 1 lakh crore. I think unique of its kind. PSA would wear me out. You hardly find it even in other countries. But since we are opening up in a big way to a greater integration between the public and the private sector, so therefore, with all the sensitivity and consciousness, it was realized that we have to give them an initial push in the
noble hope that then finally they would take over. So, and secondly is the other news of the year is the National Research Foundation, which has been keeping in mind the Indian ethos named Anusandhan. Again, this is also distinct because not many countries have this, some of them just US, Germany, but I can say that the model that we have adopted is better than all the other models because we took about 2 years to study each of the models, and then of course as the PSA rightly announced what are they going to be the benefits of it. It's because general complaint was that most of the government funds were available to the first line institutions like IITs, etc. Because the parameters were such. So that would be addressing one issue. Now this will lead to a greater democratization of research, democratization of the also science education. And B, it will also help us change our mindset from always looking at government for every support. So almost 50-60% of the resource in the National Research Foundation is going to be from the non-government sources. I will not say private sector because no two words mean the same. It would also be the charity trust, it will be philanthropy because that culture didn't exist hitherto in this country. So the non-government sources will take over gradually the growth story of this country. So that is going to be one. National Quantum Mission, of course, important because unlike in the past where we were entering into a new domain 10-15 years later than the other countries, like it happened in case of IT, we were very late. Now we are among the 3-4 elite nations in quantum mission. And at the same time, as he was mentioning, for the benefit of the common citizen, the students, beautiful programs like NITI, like National Initiative for Developing and Harnessing Innovation, and also with the whole of government approach, the DST department has also found its outreach in the universities and the lesser institutions, as I said, which were not getting the kind of funds that they often looked for, and they complained that the A degree, so-called A degree institutions got away with the bulk of funds. So you have the PERS program, which is also a unique one, the promotion of university research and scientific excellence, which is supporting universities, smaller education institutions across the country, also setting up incubators across. And very futuristically, the Vaibhav program, which somehow didn't find mention here, but this is an attempt to attract the Indian diaspora scientific scholars working abroad to come home, and we would facilitate projects for them, couple them with some of their counterparts over here in some of the leading institutions. We recently, as the PSA was mentioned during STIC, we also had a separate exclusive session with them. We already have, I think, 37 already in place. But there again, as I was saying yesterday also, science doesn't progress in isolation. We are part of a larger ecosystem where the culture and the social factors equally operate. So our advice now to the new entrants into the area who go abroad for upgradation is that you plan out when to come back. Because once you stay back for 10-15 days, and even if you want to come back, the other extraneous factors don't allow you to come back. Like you've raised a family, you've raised children who've never been to India. So then the choice is either to be back here or to stay back with the family. So before the other factors take over, if you go there with a time plan, it's easier for you to make a return. And here we are trying to facilitate in whatever way possible. Then आप प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से देश में उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो वैभव कार्यक्रम है, क्वांटम मिशन है, अपने आप में बेहद उपलब्धिपूर्ण है। मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीटी न्यूज़ के साथ। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत सुनवाई जारी है और इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रूप से बीमार मतदाताओं के मामलों में सुनवाई उनके घर पर जाकर की जाएगी। इस निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सुनवाई केंद्रों पर आते देखकर आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी यदि बीएलओ 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तक आयोग का संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी बीएलओ सुपरवाइजर्स की है। उन्हें अपने अपने बूथ क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की सूची तैयार कर ये सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित मतदाताओं को घर पर ही सुनवाई की सुविधा मिले। इस मुद्दे पर सीओ ने डीओ, ईआरओ और एईआरओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की। दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। आयोग माध्यमिक परीक्षा के एडमिट कार्ड को भी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एडमिट कार्ड में जन्म तिथि दर्ज होती है। इसके अलावा आश्रमों, अनाथालयों, रेड लाइट क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और चाय बागानों में रहने वाले लोगों के मामलों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। जिला मजिस्ट्रेट स्वयं मौके पर जाकर ये सत्यापन करेंगे कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। संतुष्टि होने पर चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं के मामलों पर निर्णय लेगा। चुनाव आयोग का ये कदम वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और वंचित वर्गों के लिए मतदाता प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और संवेदनशील बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर सुनवाई का निर्देश दिया गया है और ये भी कहा गया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु वालों को सुनवाई केंद्र में आने की ज़रूरत नहीं है। गंभीर बीमार मतदाताओं को भी घर पर सुनवाई की सुविधा दी गई है और इसके साथ ही जब 85 वर्ष से अधिक लोग केंद्रों पर आ रहे हैं तो सीईओ मनोज अग्रवाल ने इसके प्रति नाराजगी जताई है और ये भी कहा है कि बीएलओ सुपरवाइजर्स की इसमें जवाबदेही बनती है और दस्तावेज प्रक्रिया को सरल होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने नाराजगी ये भी बताई है कि क्यों 85 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो हैं मतदाता केंद्रों पर पहुंचे हैं, जबकि विशेष निर्देश इस बारे में दिए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पर ही सुनवाई का निर्देश है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे चुनाव आयोग की नाराजगी की वजह ही जाननी चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे, जब कड़े निर्देश थे कि 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं की जो सुनवाई है वो घरों पर होगी, तो फिर वो केंद्र पर क्यों देखे गए? किस तरह से जवाबदेही जो है वहां पर तय की गई है? तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जब 85 के उम्र के ज्यादा जो लोग हैं उनको सुनवाई केंद्र में आने की जरूरत नहीं है और जो बुजुर्ग हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, दिव्यांग हैं, बेडरिडन हैं, इन सारे जो वोटर्स हैं उनको आने की जरूरत नहीं है। ये सीओ ऑफिस से भी साफ तरीके से कहा गया है। लेकिन सीओ ऑफिस का ये कहना है कि इसके बावजूद ये तस्वीरें सामने आ रही है कि हियरिंग सेंटर्स पे काफी सारे बुजुर्ग आ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने बीएलओ जो है और बीएलओ सुपरवाइजर्स जो है उनको कहा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कमीशन की आंख और कान हो जमीन पर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वोटर तक आप सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। और अगर कहीं जाके वोटर्स ये कहते हैं कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, उनको कोई जानकारी दिया नहीं गया, बीएलओ उल्टे कह रहे हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर सख्त कार्रवाई किए जाएंगे, तो उनके खिलाफ कड़ी कदम लिए जाएंगे, ऐसा सीओ ने कहा है। और सीओ का ये मानना है, यहाँ के चुनाव आयोग का जो ऑफिस का जो मानना है कि ये सारी बातें आम बातें नहीं है कि बुजुर्ग लोग यहाँ आ रहे हैं, वो मान रहे हैं कि कोई ना कोई है ग्राउंड लेवल पे जो जा रहे हैं बुजुर्ग लोगों के पास और ये बोल रहे हैं कि आप चले आओ, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। रमा जी।
बिल्कुल सौरभ, यही आपसे समझना चाहेंगे कि चुनाव आयोग के जब कड़े निर्देश हैं उसके बावजूद भी, हालांकि चुनाव आयोग ने अब जवाबदेही तय कर दी है, लेकिन उसके बावजूद जो मैसेज है वो ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, तो उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? जो राज्य प्रशासन है उसका इसमें उत्तरदायित्व क्या है, और क्या इसकी जो वजह है वो पाई जा रही है? SIR प्रोसेस को लेकर साफ तरीके से चुनाव आयोग का कहना है कि वो चाहते हैं कि कम से कम जो वोटर्स है उनको दिक्कत कम हो। इस सारी बातें को ध्यान में रख के ही पूरा जो व्यवस्था किया गया है, लेकिन इसके चलते कहीं कहीं जाके जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उससे ये कहीं से जाके पता चलता है कि कमीशन जो चाहता है, कमीशन का जो इंस्ट्रक्शंस है ये प्रॉपरली वोटर्स के पास पहुंच नहीं रहे हैं, उनको मिसलीड किया जा रहा है। वही यही आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो मिसलीड किया जा रहा है इसकी वजह क्या है? ऐसा हो सकता है कि वोटर्स के पास जिस दिन उनको सुनवाई का नोटिस मिला उस दिन उनका पहले से कोई काम हो, कहीं जाना हो, कोई इमरजेंसी हो, उनका ऑफिस में कोई दिक्कत हो सकता है, तो इसके चलते भी कमीशन ने कहा है कि आप दूसरे डेट ले सकते हो। लेकिन जब हम सेंटरों पे आ रहे हैं, जब अभी मैं एक सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे आके वोटर्स कह रहे हैं कि उनको बीओएलओ कह रहे हैं कि आपको आज ही आना पड़ेगा, तो फिर कमीशन कुछ और कह रहा है, बीओएलओ की तरफ से इंफॉर्मेशन कुछ और जा रहा है। रमा जी, जानबूझकर सौरभ वोटर्स को इसका मतलब परेशान किया जा रहा है, तो ये जो मिसलीड किया जा रहा है इसकी वजह क्या है? इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? सौरभ तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी का आदेश था, लेकिन उसके बाद भी, कड़ी चेतावनी के बाद भी बुजुर्गों और बीमारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठा है कि क्या तृणमूल की वोट बैंक की राजनीति से बुजुर्गों, बीमारों और दिव्यांगों को राहत नहीं मिल पा रही है? तो ये बड़े सवाल हैं जो राज्य प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। सौरभ अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो तृणमूल की वोट बैंक की राजनीति की वजह भी एक इसके पीछे का प्रमुख कारण है। देखिए, वोट बैंक की राजनीति कारण है कि नहीं, एक बात सही है। मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, कुछ इनपुट आपको देना चाहूंगा। इनपुट 1, इस कैंप के बाहर अगर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो कैंप चल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैंप चल रहा है, और तो कैंप में लाइन है, और लाइन के बाहर थोड़ा बाहर आपको ले जाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो आ रहे हैं लोग एक के बाद एक, ये बुजुर्ग आ रहे हैं, ये व्हील चेयर में आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? काजीपाड़ा। तो आपको पता नहीं था कि आपको आने की जरूरत? आपको कितना उम्र? आप चल फिर नहीं पाते, व्हील चेयर पे क्यों है? चलने की दिक्कत है। आपको चलने की दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? चलने की दिक्कत है, उठने का दर्द है, कमर का दर्द है, उठने की दर्द है, चलने फिरने भी। बिल्कुल साफ तौर पे सौरभ दिखाई दे रहा है कि बड़ी परेशानी का सामना जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं या जो दिव्यांग हैं वो कर रहे हैं। और अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की बन जाती है कि जब आयोग के कड़े निर्देश हैं इस बारे में तो वो इम्प्लीमेंट करें, और नहीं करते हैं तो उसमें भी बड़े सवालिया जो रुख हैं वो इसमें पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। IIT मद्रास के कार्यक्रम शास्त्र 2026 में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर जमकर हमला बोला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे हैं। But you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Now, again, as I said, a lot of it is goodwill. Many years ago, we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was
It was a gesture of goodwill because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में इंडियन फार्माकोपिया 2026 जारी किया। ये इंडियन फार्माकोपिया का 10वां संस्करण है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम काफ़ी मजबूत है और विश्व स्तरीय है। उन्होंने कहा ड्रग रेगुलेशन को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इंडियन फार्माकोपिया भारत की जन स्वास्थ्य की आकांक्षा का प्रतीक है। इंडियन फार्माकोपिया 2026 में टीबी उन्मूलन, एनीमिया मुक्त भारत के संकल्प को समाहित किया गया है। जो हमारे एडवांसेस हैं टेक्नोलॉजी के, उसको भी ध्यान में रखते हुए और जो भारत का जो रोल, एक्सपैंडिंग रोल है दुनिया में, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी हम ध्यान में रखते हुए, ये फार्माकोपिया कमीशन के जो ये 10th एडिशन है, इसने इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने का काम किया है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो नए मोनोग्राफ्स हैं, इसका बहुत सीधा लाभ भारत को जो मिलने वाला है, वो जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसमें यह बहुत वरदान सिद्ध होने वाला है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति चेन्नई और वेलोर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। चेन्नई हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन, उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बड़ी मजबूती देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे पहले स्वीकृत 24 परियोजनाओं के बाद ये एक और बड़ा कदम है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर खुशी भी जाहिर की कि अब PCB, कैपेसिटर, कनेक्टर, एनक्लोजर और लिथियम आयन सेल जैसे प्रमुख कंपोनेंट्स का निर्माण भारत में ही हो रहा है। Today I am so happy to know that the anode material inside this cell will now be manufactured in India. This is the anode material. So this anode material will also now be made in India. That's a very, very heartening thing. PCB के हम global hub बन रहे हैं, साथ ही साथ PCB में यूज होने वाला कॉपर क्लैडिंग वो भी अब इंडिया में बनेगा। That is another way of understanding कैसे हमारी सप्लाई चेन डीपन हो रही है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने जानकारी दी कि इन नई परियोजनाओं में लगभग 41,800 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जबकि अनुमानित उत्पादन 2,58,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इनसे करीब 34,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। We've got totally, as I said, 22 investments with a total investment of 41,863 crore, which are receiving their approval letters under the ECMS program today. In terms of distribution across the country, there are 8 states which are covered. There are 3 in Tamil Nadu, 4 in Karnataka, 3 in Andhra Pradesh, 4 in Maharashtra, 1 in Madhya Pradesh, 1 in Rajasthan, 3 in Haryana, and 3 in Uttar Pradesh. Of the total investment of 41,863 crore, we expect a total output eventually of 2,58,152 crore and an employment of 33,791 persons. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2023 के बेंगलुरु जेल रेडिकलाइजेशन मामले में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन पर आरोप है कि इन्होंने हथियार, गोला बारूद और डिजिटल उपकरण जुटाकर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ साजिश रची। ये साजिश 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस में जेल में बंद कुख्यात आतंकी टी नसीर को कोर्ट ले जाते समय छुड़ाने की योजना का हिस्सा थी। चार्जशीट के अनुसार अनीस फातिमा की पहचान जुनैद की मां के रूप में हुई है। उसने परप्पना, अग्रहारा, सेंट्रल जेल, बेंगलुरु के अंदर टी नसीर को लॉजिस्टिकल सहायता और फंड मुहैया कराया था। साथ ही हैंड ग्रेनेड और वॉकी टॉकी संभाले और फरार आरोपी सलमान खान को विदेश
भागने में मदद की। आगे बढ़ते हैं। महंगाई, गिरती मुद्रा और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गए हैं। गुरुवार को देश के कई हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। पश्चिमी ईरान के लॉर्डिगन शहर में पुलिस और कथित तौर पर सशस्त्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों की मौत हुई। मानवाधिकार संगठन हेंगा ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। इस बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि पश्चिम शहर कुदश्त में बसी अर्धसैनिक बल का एक सदस्य मारा गया, जबकि 13 अन्य घायल हुए हैं। देश भर में फैले प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, तेज विरोध प्रदर्शन केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहे। इस्फहान, मावदश्त, केरमानशाह, खुजिस्तान और हामेदान सहित कई प्रांतों में प्रदर्शन हुए हैं। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता इस पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये जो लगातार स्थिति वहां पर बद से बदतर होती जा रही है, क्या वजह है इसकी? हाँ, देखिए, वजह तो अगर कहें तो वजह सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान पे तकरीबन कई सालों से सैंक्शन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगे हुए तरह तरह के, और इन प्रतिबंधों की वजह से वहाँ की जनता की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। एक वजह महंगाई काफी बढ़ गई है, वहाँ का जो मुद्रा का अवमूल्यन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी मुद्रा का अवमूल्यन वहाँ हो गया है डॉलर के मुकाबले। और उसके अलावा एक और है कि ईरान का पश्चिमी दुनिया से संपर्क जो है तकरीबन वहाँ की जनता का कट गया है। जो लोग आउटगोइंग है वो नहीं जा पा रहे कहीं पे। उसके बाद पढ़ाई लिखाई का स्तर वहाँ प्रभावित हो रहा है। उसके अलावा मानवाधिकारों की जो स्थिति है वहाँ काफी खराब है। महिलाओं की जो आजादी है उस पर भी काफी असर पड़ा है। तो ये सारी चीजें जो है लगातार ईरान की जनता को प्रभावित कर रही है, और इसी कारण से है कि कभी कभी गुस्सा फूटता है। और अभी इस बार पिछले 5 दिनों से लगातार ईरान की जनता सड़कों पर है। वो ज्यादा कह सकते हैं कि मांग, अभी तो तत्कालिक मांग ये है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। कहा जा रहा है कि फ्रिज खाली है, गैस महंगे हो गए हैं। गैस जैसी चीज अगर ईरान में महंगे हो जाए तो निश्चित तौर पे और भी चिंता की बात है, क्योंकि ईरान में तो खुद ही तेल गैस का भंडार है। और इन सारी चीजों को लेकर वहाँ की जनता लगातार ईरान की सरकार से मांग भी कर रही थी कि वहाँ की स्थितियां ऐसी बनाई जाए ताकि जनता की जो रहने की स्थिति है, जो ईज ऑफ लिविंग है, वो लिविंग ठीक हो। लेकिन ईरान की सरकार उसे कर नहीं पा रही थी प्रतिबंधों की वजह से। अमेरिका के साथ लगातार झड़प, आपको याद होगा कि इजराइल के साथ 12 दिनों की लड़ाई हुई उनकी। उसके बाद अमेरिका ने बॉम्बिंग किया जिसमें कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी था वो उससे तबाह हुआ। उसके बाद भी ईरान ये कह रहा है कि हमारा तबाह नहीं हुआ है, अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो लगातार पश्चिमी दुनिया से जो उनका टकराव हो रहा है, इसके चलते उनका सामान जो है बाहर नहीं जा पा रहा है, उनका व्यापार बाहर नहीं हो पा रहा है, तेल और गैस के व्यापार। तो इस सारे से ईरान की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, और इसीलिए जनता की स्थिति भी काफी नाजुक हो गई है। उनकी आमदनी घट गई, और इसी वजह से जनता जो है कोई और चारा नहीं देखकर सड़कों पे है। क्योंकि ईरान एक तरीके से कहें कि लोकतांत्रिक बहुदलीय व्यवस्था है नहीं, वहाँ एक ही दल की सरकार है। वहाँ जो शासन है, क्लैरिक का शासन है, भले ही वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो थोड़ी नरमी बरतने की अपील कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ईरान की जनता की परेशानियां महसूस करते हैं, वो बातचीत करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अभी तक जनता से बातचीत हो नहीं पाई है, और हिंसा अभी लगातार बढ़ी है। अब देखना होगा कि आगे, अभी तकरीबन दोपहर का समय है, वहाँ 12 बज रहा है। अब आगे अभी आज 12 बजे के बाद क्या स्थिति हो, इस पर निर्भर करेगा कि बिल्कुल सबकी नजर इस पर बनी हुई है। अखिलेश, आप भी नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार 3 साल में ये एक बड़ा संकट जो है वहाँ पर दिखाई दिया है, और जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं वो 3 साल में सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में सामने आ रहा है। सबकी नज़र इस पर बनी हुई है, आगे भी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, और वक्त है खेल जगत की खबरों का।
और खेल की खबरों के साथ सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ खास खेल की खबरों में आज? भारतीय महिला हॉकी टीम को नया मुख्य कोच मिल गया है। हॉकी इंडिया ने नीदरलैंड्स के शॉर्ट मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की। डच कोच मारिन दूसरी बार भारतीय टीम के मुख्य कोच बने हैं। इससे पहले उनके कार्यकाल के दौरान टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। मारिन के सहायक के रूप में मैटियास विला को नियुक्त किया गया है। 2017 से 2021 के बीच शॉर्ट मारिन के कार्यकाल में भारतीय महिला टीम की विश्व रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और टीम शीर्ष 10 में पहुंचने में सफल रही थी। मुख्य कोच के रूप में मारिन की पहली बड़ी चुनौती 8 से 14 मार्च 2026 तक तेलंगाना के हैदराबाद में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर्स होंगे। मारिन 14 जनवरी को भारत पहुंचेंगे, जबकि राष्ट्रीय कोचिंग शिविर 19 जनवरी से बेंगलुरु स्थित साई केंद्र में शुरू होगा। पहलवान रितिका हुड्डा को खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स से बाहर कर दिया गया है। वहीं कंपाउंड तीरंदाज परनीत कौर और अभिषेक वर्मा को कोर समूह में जगह मिल गई है। पिछले साल पेरिस ओलंपिक 2024 साइकिल के बाद टॉप सूची 179 से घटाकर 94 कर दी गई थी। पिछले एक साल के प्रदर्शन को देखते हुए इसमें कुछ और बदलाव किए गए हैं। कोर ग्रुप के खिलाड़ियों की संख्या अब 118 है, जिसमें 57 सामान्य और 61 पैरा एथलीट है। एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता हुड्डा पिछले साल जुलाई में चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट में नाकाम रही थी। विश्व पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता फर्राटा धाविका सिमरन कौर को कोर समूह में रखा गया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में पदक के प्रबल दावेदार कंपाउंड तीरंदाजों को ताज़ा सूची में रखा गया है। परनीत, अभिषेक और ज्योति सुरेखा समेत 8 कंपाउंड तीरंदाजों को कोर समूह में जगह मिली है, जबकि 3 रिकर्व सितारों दीपिका कुमारी, धीरज बोमदेवरा और अंकिता भगत को भी इसमें शामिल किया गया है। टॉप्स में कोर समूह के खिलाड़ियों को 50,000 रुपये और डेवलपमेंटल समूह के खिलाड़ियों को 25,000 रुपये आउट ऑफ पॉकेट भत्ता दिया जाता है। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रमा के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।